नई बहू का जादुई किचन। आज बनवारी के सर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। हाथों में दूध मोही बेटी थी और सामने पड़ी पत्नी की लाश थी। उसकी नन्ही सी बेटी बिलक बिलक कर रो रही थी। बनवारी की आंखों में ठहरे आंसू संभाले नहीं संभल रहे थे। चुप हो जा मेरी रानी बिटिया, तेरी माँ हमें छोड़कर जा चुकी है। बनवारी ने अपनी पत्नी के जाने के गम को बिसार कर अपनी बेटी को पालने पोसने में जीवन झोंक दिया। अब इस गरीब बाप की जिंदगी का एक ही मकसद है। जिस गरीबी की आग में मेरी बीवी मिट्टी में मिल गई, उस आंच में मेरी बेटी का जीवन नहीं झोंकने दूंगा। मैं अपनी बेटी को इतना पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा कि उसके हाथों से लोगों का जीवन बच पाए। उस दिन से बनवारी अपनी बेटी को कंधे पर बांध भट्टी में ईंट ढोने का काम करने लगता है। गरीब बनवारी कभी खेतों में खेती बाड़ी करता, उसके कदम कभी घर में नहीं रुकते। गरीब बनवारी अपनी बेटी के भविष्य को संवारने में इस कदर मेहनत करने में मगन हो गया कि उसे गुजरते समय का तकाजा भी नहीं हुआ। ख्याति अपने पिता की मेहनत को देखते हुए मन लगाकर पढ़ती और कक्षा में हमेशा अव्वल अंकों से पास होती। दिन महीने और बदलते सालों के साथ 20 साल में बदल गए। पिताजी पिताजी पिताजी। अरे क्या हुआ मेरी बिटिया? अरे बड़ी खुश लग रही है आज। बात ही इतनी बड़ी है पिताजी, मुझे डॉक्टर की डिग्री मिल गई। बहुत जल्द आपकी बेटी डॉक्टर बनने वाली है। ये सुनकर बनवारी की बूढ़ी आंखों में बरसों बाद खुशी झिलमिलाते हुए दिखाई पड़ती है। तेरे बाबूजी को तुझ पे बहुत गर्व है मेरी बेटी। बस इस पिता के कंधों पर तेरे हाथ पीले करने की एक आखिरी जिम्मेदारी है। कुछ ही समय बाद ख्याति अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है, जिसके बाद बनवारी की बेटी की शादी एक बड़े ही रईस घर में तय हो जाती है और राजवती कहती है, कद काठी से तो आपकी बेटी बिल्कुल वैसी है जैसी मुझे चाहिए थी। वैसे बेटी, खाने में क्या बनाना आता है तुम्हें? अपने होने वाली सास का सवाल सुनकर ख्याति का चेहरा खौफ से फीका पड़ जाता है और वो अपने पिता का मुंह ताकने लगती है। तभी बनवारी बात संभालते हुए कहता है, अरे बहन जी बेफिक्र रहिए। अरे मेरी ख्याति बहुत अच्छा खाना बनाती है। हाँ। इसके बाद राजवती चली जाती है और बनवारी अपनी बेटी को खाना बनाना सिखाता है। ये खाना बनाना मेरे बस की बात नहीं है पापा। कभी सब्जी में नमक मिर्च बढ़ जा रहा है तो कभी रोटियां पापड़ की तरह भून जा रही है और चावल तो हर बार कच्चे रह जा रहे हैं। इसमें तेरा दोष नहीं है बेटी। मैंने ही तुझे चूल्हे चौके के काम में पड़ने नहीं दिया। पता नहीं क्या होगा अब। ख्याति हताश होकर टहलने के लिए बाहर निकल पड़ती है। तभी उसे एक बूढ़ा इंसान जो कि एक पेड़ के पास बैठा जोर जोर से छटपटा रहा था। ख्याति अपनी परेशानी भूलकर भागती हुई वहां आती है। अरे इनका शरीर तो सर्दी के मारे ठंडा पड़ चुका है। ख्याति अपना शॉल बूढ़े को ओढ़ाकर उसके हाथ पांव मलने लगती है, जिससे उस बूढ़े के शरीर में गर्माहट भर जाता है और वो बूढ़ा कहता है, शुक्रिया बेटी, तुमने मेरी जान बचाई है। देख पा रहा हूँ भगवान तुम्हारे हाथों की छुअन और कदमों की चाल से तुम्हारे मन में घिरे चिंता को मिटाने जा रहा है। हाँ। ख्याति अपनी चिंता में खोई हुई उस बूढ़े की बात को नजरअंदाज करके चली जाती है। कुछ ही दिन बीतने के साथ ख्याति की शादी हो जाती है और ससुराल की पहली सुबह बहू जैसे ही किचन में कदम रखती है तो उसकी सास कहती है, बहू, आज तेरी पहली रसोई है। खाने में पूरी और भंडारा आलू बना लेना। नीलेश को बहुत पसंद है। और मेरे लिए सादी रोटियां और हाँ, मीठे में हलवा बना लेना। मैं जरा मंदिर होकर आती हूँ। राजवती के किचन में जाते ही ख्याति गहरी सांस लेते हुए कहती है, मुझे तो खाना बनाना तक नहीं आता। इतना सब कुछ कैसे बनेगा? ख्याति जल्दी जल्दी खाना बनाने की होड़ में पूरी रसोई बिखेर देती है और सर पकड़कर कहती है, अब क्या करूं? पूरा किचन बिखर गया। बावजूद इसके खाना भी जल गया। छोले कच्चे ही रह गए और हलवा तो बिल्कुल पानी के जैसे पतला हो गया। काश की किचन पहले जैसा साफ सुथरा हो जाता। बहू के ऐसा बोलते ही किचन का बिखरा सामान अपनी जगह पर पहुंच जाता है। देखते ही देखते पूरा किचन चमक उठता है। ये देखकर बहू बड़ी बड़ी आंखें करके कहती है, ये कैसे हुआ? मेरे हाथ पैर चलाए बगैर ही
बिखरा हुआ किचन पहले जैसा हो गया। कहीं ये जादुई किचन तो नहीं? जादुई किचन की पहचान जानने के लिए नई बहू गैस पर चढ़े जले भुने खाने की कढ़ाई कुकर को छूकर कहती है, अगर ये किचन जादुई है तो इसी पल मेरे हाथों का पकाया खराब खाना बेहतर खाने में बदल जाए। बहू के इतना बोलते ही एक सुनहरी किरण जुगनू के जैसे खाने पर उमड़ते हुए उसे स्वादिष्ट खाने में बदल देती है, जिसके साथ खाने की खुशबू किचन से निकलकर घर के कोने कोने में घुल मिल जाती है। तभी राजवती मंदिर से लौट आती है और नई बहू अपनी सास और पति को खाना परोसती है। जैसे ही राजवती खाने का एक निवाला खाती है तो कहती है, अरे वाह नई बहू, क्या स्वादिष्ट खाना बनाया है। एकदम नपा तुला हाथ पाया है तूने। इतने चटपटे छोले बनाए हैं, ना मिर्च ज्यादा ना नमक कम। हाँ माँ, और हलवे का तो कोई जवाब ही नहीं है। एकदम भरपूर मात्रा में मिठास है, जिसे खाकर ऐसा लग रहा है जैसे मुंह में शहद से भरी गगरी घुल गई हो। सचमुच बहू, तेरे हाथों में जादू है। अपने पति और सास के मुंह से खुद की बनाए खाने की बड़ाई सुनकर नई बहू इठलाते हुए मन ही मन में बोलती है, अब मैं इन्हें क्या बताऊं कि जादू मेरे हाथों में नहीं बल्कि किचन में है। ऐसे ही समय बीतता है और नई बहू अपने जादुई किचन के कारनामों से हर काम चुटकी बजाते ही कर लेती है। एक रात की बात है। अरे ख्याति बहू, खाना पीना खत्म हो गया है तो लगे हाथों बर्तन भी धो दे। सुबह उठकर खाना बनाने में आसानी होगी। ठीक है माँ जी, मैं धो दूंगी। रात काफी हो गई है, आप जाकर सो जाइए। अपनी सास राजवती के रसोई से जाते ही बहू बर्तनों के ढेर की ओर देखते हुए कहती है, एक तो ये जुल्मी जाड़ा, ऊपर से इन बर्तनों का ढेर तो मुझ बेचारी बहू के लिए आफत बन खड़े हैं। उन्हें मांजने धोने में तो हाथों की धज्जियां उड़ जाएगी। काश कि ये बर्तन खुद से धुल जाते तो मुझ बेचारी बहू को इस बर्फीले पानी में अपने हाथों की कुल्फी जमाने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे ही बहू जादुई किचन से अपनी ये ख्वाहिश जाहिर करती है, बर्तन खुद ब खुद धुलने लगते हैं, जिसे देखकर ख्याति का चेहरा खुशी से खिल जाता है। शुक्रिया मेरे जादुई किचन, तुमने मेरा ये काम भी कर दिया, वरना मेरे मांजने से तो बर्तन में कहीं ना कहीं झूठन रह ही जाती है। ऐसे ही नई बहू ख्याति का हर दिन खुशियों में बीत रहा था। उसके कहने से ही किचन का काम खत्म हो जाता है। फिर एक दिन, नई बहू, कल सुबह हमारे घर में पूजा है, इसीलिए रसोई के कोने कोने की सफाई करके कल पंडित जी के लिए अच्छे से खाना बनाना। जरा भी स्वाद बिगड़ना नहीं चाहिए। ठीक है माँ जी। एकाएक नई बहू की नजर किचन के कोनों में लगे जालों पर जा रुकती है। अरे किचन में कितने सारे जाले लगे हैं, काश कि मेरे चुटकी बजाते ही ये साफ हो जाए। जैसे ही ख्याति चुटकी बजाती है, तभी सभी कोने के जाले गायब हो जाते हैं और अगली सुबह ख्याति जैसे ही किचन में कदम रखती है, किचन का बिखरा सामान अपनी जगह पर पहुंच जाता है। मेरे जादुई किचन जल्दी से मेरे कहे अनुसार खाना बन जाए। फिर बहू जैसे ही पकवान का नाम बोलती है, कढ़ाई और पतीले घूमते हुए गैस पर कूद पड़ते हैं। एक और कढ़ाई में पूरी खुद ही तल रही थी, तो वहीं पतीले में खीर भी खुद ब खुद बन रही थी। कुछ देर बाद, खाना तैयार है माँ जी। अरे वाह मेरी गुड़ी बहू, तूने तो समय से पहले ही पकवान बना दिए। जीती रहे। बस माँ अन्नपूर्णा का बसेरा मेरी नई बहू के हाथों में ऐसे ही बना रहे। ये सुनकर बहू मन ही मन मुस्कुराते हुए बोलती है, बस मेरे किचन का जादू बरकरार बना रहे, इस नई बहू के लिए वही बहुत है माँ जी। शुक्रिया मेरे जादुई किचन, कदम कदम पर मेरा हाथ बटाने के लिए। ऐसे ही नई बहू अपने जादुई किचन का हमेशा इस्तेमाल करके सभी के दिलों पर राज करने लगती है। इसके बाद नई बहू अपने ससुराल में सभी की लाडली बन जाती है। इसी के साथ नई बहू की जादुई किचन की ये कहानी यहीं समाप्त होती है। नवा गांव में रहने वाली दुर्गा देवी के 2 बच्चे थे, यश और नेत्रा। दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। जहां यश ठहरे हुए पानी की तरह शांत और स्थिर था, वहीं नेत्रा तूफान की लहरों की तरह डावाडोल और अव्वल दर्जे की घमंडी थी, जो अपनी काली भाभी मेघा को देखकर निश दिन नाग भौं सिकोड़ती रहती थी। इतवार की सुबह मेघा घर द्वार बहार कर रसोई घर का काम निपटा कर जैसे ही अपने कमरे में आकर बैठती है, पीछे से आ रही नेत्रा मैले कपड़ों का ढेर उसके आगे पटकते हुए कहती है, अरे ओ मेरी काली भाभी, हर इतवार को तुम्हें कपड़े धोना याद दिलाना पड़ता है क्या?
माँ ने ये कपड़े धोने को कहा है। अब अगर तुम्हारे पलंग तोड़ने की परंपरा पूरी हो गई हो तो इन कपड़ों को धो डालो। मगर नेत्रा, ये तो बहुत सारे कपड़े हैं, बेहतर होता जो तुम आज भर के लिए ये कपड़े मशीन में धो देती। मेरी तबीयत कुछ ठीक जान नहीं पड़ रही, शरीर साथ नहीं दे रहा। आहा, लाडो रानी की तबीयत खराब है, मगर मुझे तो तुम भली चंगी दिखाई दे रही हो। तुम्हारी बहानेबाजी मैं भली भांति समझती बूझती हूँ मेरी काली भाभी। इसलिए ये कपड़े की गठरी पकड़ो और इन्हें धोने में भिड़ जाओ, क्योंकि इन कपड़ों को धोकर कम से कम तुम्हारे हाथों से ये कालेपन की पपड़ी तो उतरेगी। हाँ। नेत्रा, मैं तुम्हारी भाभी हूँ, कभी तो मुझसे मीठे मुंह बात किया करो। ऐसा एक भी दिन खाली नहीं जाता जब तुम मुझे खरी खोटी नहीं सुनाती। अब मेरा रंग काला है तो इसमें मेरा क्या कसूर? फिर शुरू हो गया तुम्हारा मेलोड्रामा। ये मगरमच्छ के जैसे मोटे मोटे टेसुए बहाना बंद करो, समझी ना? क्योंकि तुम्हारा ये कोयले जैसा काला रंग मेरी आंखों में चुभता है, इसलिए मैं तुमसे दूर रहना ही पसंद करती हूँ। नेत्रा के कड़वे बोल बेचारी काली बहू के मन में बाढ़ बनकर चुभ जाते हैं और बदसूरती का दुख आंखों से छलक पड़ता है। जाने ईश्वर ने मुझे इस पक्के रंग में क्यों सींचा। मेरा सांवला रंग मेरे जीवन के लिए जैसे श्राप बन गया है। कुंवारेपन में इस काले रंग के चलते मेरे ब्याह में सैकड़ों अड़चन बाधाएं बनी रही और ब्याह के बाद ससुराल के ताने बाने। अपनी बदसूरती को निहारते हुए काली बहू बिलक बिलक कर रोते हुए कपड़े आंगन में बीचों बीच गड़े हैंडपंप पर धोने लगती है। देखते ही देखते दोपहर का समय सांझ की बेला में बदल जाता है। मेघा की हथेलियां कपड़ों के ब्रश के बीच घिसकर लाल पड़ चुकी थी और भारी बैट के प्रयोग के कारण उसकी नस उभर उठती है। दर्द के मारे मचलती हुई मेघा कहती है, आह माँ, मेरा हाथ। अरे ओ महारानी, ये दर्द के बाथे के बहाना बंद करो। 4 कपड़े धोने में सुबह से शाम कर दी, अब खाना क्या रात के 12 बजे बनाओगी? अरे नहीं नहीं नेत्रा, कपड़े ज्यादा ही गंदे और गठीले थे इसलिए समय ज्यादा लग गया। हाँ हाँ बस करो अपना ये दिखावटी दुखड़ा, जितना जल्दी हो सके खाना बनाओ। दिन भर की थकी मंदी मेघा मैले कपड़े धोने के बाद रसोई घर का रुख करती है और खाना बनाने लगती है। तभी उसकी सास दुर्गा हॉल में बैठी बोलती है, अरे ओ करम जली काली कमली, घड़ी में घंटे की सुई 10 पर दस्तक देने वाली है और तेरा खाना बनकर अब तक तैयार नहीं हुआ। अरे ऐसी कौन सी बीरबल की खिचड़ी बना रही है? माँ जी बस बन गया, लेकर आ रही हूँ। सास को खिसियाता देखकर खौफ से डरी सहमी मेघा हड़बड़ाहट के साथ खाना बाहर ले जाने की तैयारी कर रही होती है कि उसका हाथ गर्म कढ़ाई का कौर हो जाता है, जिसके कारण उसके हाथों की खाल उधड़ जाती है। आह माँ, मेरा हाथ, ये दर्द तो बढ़ता ही जा रहा है। अरे कहाँ रह गई महारानी, आज की तारीख में खाना मिलेगा भी कि नहीं? नंद और सास की चिल्लाहट सुनकर बेबस बहू अपने घाव को बिसार कर मेज पर खाना लगाती है। माफ करना माँ जी, जरा सी देरी हो गई। बेचारी काली बहू दर्द में मचलने के बावजूद भी सागर की तरह शांत खड़ी थी, मगर उसके मन के दरिया में उठा दुख का सैलाब आंखों में उफन रहा था। दर्द में करहाती बेबस बहू बिछौने पर पड़ी सारी रात करवट बदलती है। बीते समय के साथ रात का पहर बिहान में बदल जाता है। क्या बात है, आज तो इस मेघा की महारानी ने बड़ी भोर सवेरे काम से छुट्टी पाली, तभी पलंग पर पसरी हुई है। अभी इसका आराम हराम करती हूँ। ऐसा बोलकर जलकुकड़ी नेत्रा अपने कबर्ड से धुले धुलाए कपड़े फर्श पर बिखेर कर उन्हें मैला करके धोने के लिए हैंडपंप के पास पटक देती है। ये देखकर दुर्गा कहती है, अरे नेत्रा, सुबह के 9 बज गए, अब तक तू कॉलेज नहीं गई? कैसे जाऊं कॉलेज माँ, सारे कपड़े तो गंदे गलीच पड़े हैं। जाने भाभी मुझसे किस जन्म का बदला ले रही हैं, जो मेरे कबर्ड के कपड़े धोना भूल जाती हैं। नेत्रा की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर दुर्गा गरजते हुए कहती है, मेघा बहू, अरे ओ कुलक्षणी, जिंदा है कि निपट गई? जी माँ जी, आपने बुलाया? हाँ बहू रानी, वो क्या है ना, सवेरे से मेरी कुलक्षणी काली बहू ने मुझ बुढ़िया को दर्शन नहीं दिए थे, इसीलिए। अरे ये नल पर मैले कपड़ों का मेला लगा हुआ और तू कमरे में मजे से बैठी है। माँ जी, कल ही तो मैंने हफ्ते भर के कपड़ों का ढेर धोया था और ये कपड़े तो ननद जी ने परसों मेरे सामने ही वॉशिंग मशीन में धोए थे। मेरी बेवकूफ भाभी, ये कपड़े हैं, कोई एशियन पेंट नहीं जो सालों साल चलेगा। अरे अब भूत बनी कड़ी क्या है, इन कपड़ों को धोकर धूप में सुखा। माँ जी, कल रात मेरा हाथ जल गया है, ऐसे में हाथों से कपड़े कैसे धोऊंगी? नेत्रा, क्या आज के लिए तुम्हारी
वॉशिंग मशीन में कपड़े धो लूं? बिल्कुल नहीं, ये वुलन के कपड़े हैं, वॉशिंग मशीन में नहीं। और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे काले हाथों में पड़कर मेरा महंगा वॉशिंग मशीन खराब हो जाए। नक चढ़ी नेत्रा अपनी भाभी को ताने भरे बोल कहकर अपनी भड़ास साधती है, तो दूसरी ओर दुर्गा अपनी बहू के हाथों के घाव को अनदेखा करते हुए अपनी बात थोप देती है। अरे तेरे बाप दादाओं ने देखा है वॉशिंग मशीन? गरीब की बेटी को वॉशिंग मशीन जैसे महंगे शौक शोभा नहीं देते, समझी? चल नेत्रा। सास ननद के बढ़ते जुल्म ज्यादती के कारण मेघा अपने जले हाथ से कपड़े धोने लगती है। उसके घाव पर जैसे ही सर्फ साबुन का झाग सराबोर होता है, वह बड़ी झुंझलाहट के साथ रोने बिलखने लगती है, मानो उसका हाथ तेजाब में घुल गया हो। जहां दुर्गा और नेत्रा कमरे में रजाई ताने बैठी मेवे मिष्ठान का सुख भोग रही थीं, वहीं लाचार काली बहू घनघोर कोहरे में जाड़े में जूझते हुए बर्फीले पानी से आंगन में कपड़े धोती है। बीतते समय के साथ अपनी चिड़ोकली ननद की बढ़ती चालबाजी से तंग आकर मेघा अपने मायके चली जाती है और बदकिस्मती से वॉशिंग मशीन में तकनीकी खराबी आ जाती है। हे भगवान, मेरी वॉशिंग मशीन को भी अभी जवाब देना था। कोई बात नहीं, थोड़े ही तो कपड़े हैं, हाथों से धोने की कोशिश करती हूँ। नेत्रा बैट और ब्रश से कपड़े धोने लगती है, मगर उसकी हिम्मत और हाथ दोनों जवाब दे जाते हैं और अचानक उसकी आंखों के सामने अपनी भाभी मेघा की छवि उभर आती है, जिसे सोचकर नेत्रा की आंखें नम हो जाती हैं। मुझसे 2 कपड़े भी हाथ से धोए नहीं गए और वहीं भाभी जिद्दी दाग वाले मैले कुचैले कपड़ों का ढेर सालों से धोती रही बिना उफ किए। ये मैंने नादानी में भाभी के साथ कैसी भूल कर दी। कल तक नेत्रा के लिए उसकी वॉशिंग मशीन का मोल मेघा से बढ़कर था, मगर अब उसकी भटक खुल चुकी थी। वह अपनी माँ के साथ मेघा को उसके मायके से वापस ले आई। कहाँ से शुरू करूं समझ नहीं आ रहा। भाभी बस अपनी इस नकचड़ी ननद की भूल को नादानी समझकर भुला दो। आज से आप इस वॉशिंग मशीन से कपड़े धोएंगे और आपकी ननद अब से घर के कामकाज में भी भाभी के साथ भरपूर भागीदारी निभाएगी। नेत्रा में आया बदलाव देखकर मेघा की आंखों में खुशियों की बदरा घेराती है और आखिरकार आज मेघा की आस मुकम्मल हो गई। उसकी खाली झोली खुशियों से भरकर उमड़ रही थी। दूसरों का दुख देखने में बेहद छोटा लगता है, मगर जब वह खुद पर बीतता है तो हमें उस दर्द का वाकया समझ आता है। बिल्कुल नेत्रा की नाई। जुगनूपुर गांव में रागिनी नाम की एक गरीब औरत अपने बीमार पति नरेश और 5 साल की बेटी पीहू के साथ एक कच्चे मकान में रहती थी। बड़ी मुश्किल से उनके घर का गुजारा हो पाता था। पति ने 6 महीने पहले ही काम छोड़ बीमारी को पकड़ लिया था। आमदनी ज्यादा ना होने पर रागिनी पीहू को स्कूल ना भेजकर आंगनवाड़ी भेजती थी। वहीं उसके साथ आंगन में 4 कद्दू की बेल थी जो हर वक्त लहराते रहती थी। फूल आने के बाद उन पर कद्दू आता था जिन्हें वो बेचकर अपने घर का दाना पानी उठाती थी। सुबह उठकर अपनी बेल को पानी दे देती है और वो कहती है, अरे वाह, हमेशा की तरह मेरी बेलें सुबह सुबह कितनी खिल उठती है। इन्हें देखकर चेहरे पर अलग मुस्कुराहट आती है। मम्मी, अब आप क्या करोगी इसका? अब मैं इन्हें बेचकर तुम्हारे लिए पैसे लाऊंगी और तुम्हें बनाकर भी खिलाऊंगी। लो, पकड़ो ये कद्दू। अरे मम्मी, ये कद्दू तो बहुत भारी है। इतनी पतली सी बेल पर कैसे लटकती है? टूटती नहीं है बेल? नहीं बेटा, देखो ये दीवार के सहारे है तो ये बेल उसी जगह को मजबूती से पकड़ लेती है जिससे ये भारी कद्दू लटक जाता है। ओहो, पर मम्मी मुझे नहीं खाना, ये बहुत गंदा सा लगता है खाने में। मुझे तो खाना ही नहीं है इसको। अच्छा, पर इसे खाने से ताकत आती है बेटा। रागिनी, ओ रागिनी, अरे जरा मेरी दवाई देना। अरे मिल नहीं रही है मुझे। आई जी। तभी रागिनी अपने पति नरेश को दवाई देकर कहती है, ये लीजिए आपकी दवाई, और कुछ चाहिए तो बता दीजिए। कुछ नहीं चाहिए मुझे, बाकी तो पीहू है ही मेरे पास। ठीक है, अब मैं बाहर कद्दू बेचने जा रही हूँ। शुक्र है कि मैं जब से कुछ नहीं कर पा रहा तो खुद ही ये बेल हमारा सहारा बनकर हमारे घर को चला रही है। ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा है जी। अगर ये कद्दू नहीं होते तो हम खाते ही क्या। ऐसा बोलकर रागिनी बाहर कद्दू बेचती है। कद्दू ले लो, कद्दू ताजा ताजा कद्दू ले लो। 40 रुपए किलो एक कद्दू। ले लो कद्दू ले लो। सुनिए जरा, मुझे एक बड़ा कद्दू दे दीजिए। ये लीजिए। कुछ ही देर में
एक एक करके रागिनी सारे कद्दू को बेच देती है। तभी आते जाते व्यक्ति की नजर उसके कद्दू की बेल पर पड़ती है। अरे वाह रागनी, तुम्हारे घर की कद्दू बेल मुझे बहुत सुंदर लगती है। तुम्हारी दीवार बहुत अच्छी लगती है ऐसे मुझे। जी वो तो है, इसने मेरे कच्चे मकान की शोभा बढ़ा रखी है। तुम्हें देखकर मेरा भी मन करता है कि मैं भी ऐसे बेल लगा लूं अपने घर पर। बीज लाई थी पर सूख गई सारी बेल। अब इसके लिए मैं क्या ही कह सकती हूँ। ये लो, ये तो बेलों पर निर्भर होता है कि वो किस जगह कैसे उगना चाहती है। ये भी है। अच्छा, मैं चलती हूँ। रुकिए, मैं आपको कद्दू ला कर देती हूँ। तभी रागिनी अंदर से कद्दू तोड़कर ऋषिका को दे देती है, जिसके बाद वो चली जाती है और खुश होकर कहती है, ये अच्छा है, मैं जैसे ही ताजे कद्दू लाती हूँ तो झट से सारे कद्दू बिक जाते हैं। पड़ोसन मेघा घूरते हुए आखिरकार रागिनी के पास आकर कहती है, क्या बात है रागिनी, बहुत चहक रही हो। वो तो बस ऐसे ही, सभी को मेरे कद्दू बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे ही लाती हूँ लेकर चले जाते हैं। बहुत बन रही है ना अपने आप को कद्दू बेचकर। मैं तेरे कद्दू की बेल को ही काट डालूंगी, जिससे ना ये कद्दू रहेंगे ना तो इतना इतरा पाएगी। अच्छा है, किसी चीज का तो सहारा है आप पर। अच्छा, मैं चलती हूँ, खाना बनाने का समय हो चला है। हाँ हाँ, बना लो। कहने को तो रागिनी पर कुछ खास था ही नहीं, फिर भी उसकी कद्दू की बेलों को देखकर मेघा अक्सर चला करती थी, क्योंकि उसके घर की शोभा ही बढ़ाते थे। तभी रात को मेघा उसके घर में चुपके से आ जाती है और उसकी चारों कद्दू की बेलों को काट काट कर खराब कर देती है। बचे कुछ कद्दुओं को वो अपने घर ले जाती है और कहती है, बड़ा उछल रही थी ना अपने कद्दुओं के ऊपर। ले, सारी कद्दू की जड़ ही खराब कर दी, जिससे वो दोबारा नहीं उग सकती 2-4 महीने तक। ऐसा करके वो चली जाती है। सुबह उठकर रागिनी अपने कद्दुओं को पानी डालने आती है तो देखती है कि सारी बेलें उजड़ चुकी हैं और उन पर एक भी कद्दू नहीं था। ये देखकर वो रोते हुए कहती है, हे भगवान, कौन मुझसे इतना जलता था जिसने मेरी सारी कद्दू की बेलों को रातों रात खराब कर दिया और एक भी कद्दू नहीं छोड़ा। अब मेरा परिवार क्या खाएगा? मेरे पति की दवाई कैसे आएगी? मेरी बेटी के शौक कैसे पूरे करूंगी? माँ, क्या हुआ? बेटा देखना, कद्दू की बेलों को क्या हुआ है। मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। सामने से रोता हुआ देखकर मेघा बहुत खुश होती है। 4 दिन बीत जाते हैं, खाने का कोई आसरा नहीं था। पीहू आंगनवाड़ी का खाना खाकर ही रहती थी। वहीं उसके माता पिता 2 दिन से भूखे थे। रागिनी की परेशानी देखकर उसके घर के बाहर एक परी आती है और कहती है, ये बहुत परेशान है। इसके साथ मेघा ने जो किया है उसे उसका दंड अवश्य मिलेगा। मैं रागिनी के इसी जगह पर जादुई सोने की कद्दू की बेल लगा देती हूँ, जिससे उसे ना कोई तोड़ सकेगा, ना ही किसी खाद की आवश्यकता पड़ेगी और इस सोने के कद्दू से वो बहुत कुछ कर पाएगी। ऐसा कहकर वो परी जादुई छड़ी से जादुई बेल को लगाकर गायब हो जाती है। अगले दिन जब पीहू खेल रही थी तो सोने की कद्दू की लगी हुई बेल देखकर कहती है, मम्मी, आपने फिर से कद्दू की बेल लगा दी क्या? वो भी सोने जैसी? नहीं बेटा, मैंने कोई बेल नहीं लगाई। पर मम्मी, बाहर तो बहुत बड़ी और अच्छी बेल लग रही है। ये तो क्या कह रही है, जरा मैं भी तो देखूं। तभी रागिनी सोने की कद्दू की बेल को देखकर कहती है, ये तो सच में सोने के कद्दू की बेल है, पर यहाँ कैसे आई? मैंने तो लगाई ही नहीं। तभी सोने के कद्दू बेल कहते हैं, रागिनी, तुम चिंता मत करो, हम जादुई सोने की कद्दू की बेल हैं। जो परेशानी में होता है तो परी उसकी मदद करती है। उसी ने हमें तुम्हारे लिए यहाँ लगाए हैं ताकि हम तुम्हारे सारे कष्ट को खत्म कर दें। अब तुम कितने भी सोने के कद्दू तोड़ लो, ये कम नहीं होंगे। और ये सोना है, ये किसी को नहीं पता चलेगा। ये आम लोगों को साधारण कद्दू ही दिखेंगे और तुम्हारा जो भी दुश्मन फिर से कद्दुओं को खराब करने आएगा तो उसे खुद ब खुद सजा मिल जाएगी। सच में तुम्हारी परी का बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी सारी चिंताएं खत्म हो गई। तभी रागिनी उस पेड़ में पानी डालती है और कद्दू के और फूल आ जाते हैं। अगले दिन तक उस पर भारी भारी और चमकते हुए कद्दू आ जाते हैं, जिन्हें तोड़कर वो कहती है, अरे वाह, ये कद्दू तो बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल मेरे उगाए हुए कद्दू जैसे ही हैं, लेकिन है सोने के। इन्हें बेचकर मैं घर का राशन लाऊं पहले। ऐसा कहकर रागिनी सोने के 2 कद्दू बेचकर पैसे ले आती है
और उन पैसों से घर का राशन और पीहू के लिए चॉकलेट खरीद कर लेकर आती है और घर पर अच्छा खाना बनाकर कहती है, पीहू बेटा, इधर आओ। देखो, मैंने तुम्हारे लिए पकोड़े, मैगी और कचौड़ी बनाई है। सच्ची मम्मी? बताओ, कितने दिन बाद मैं ये टेस्टी टेस्टी चीजें खाऊंगी। हाँ बेटा, तू ये सब खा, फिर तुझे चॉकलेट भी दूंगी। मैं तेरे पापा को दाल चावल खिलाकर आती हूँ। तभी रागिनी अपने पति को खाना खिलाती है और कहती है, अजी आप अब देखना, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। कल ही हम डॉक्टर के पास चलेंगे। क्यों, तुम्हारे पास पैसे आ गए हैं क्या? हाँ, यही समझ लीजिए। बताऊं कैसे? ऐसा कहकर रागिनी उस सोने के जादुई कद्दू के बारे में सब कुछ बता देती है और उन सोने के कद्दुओं को जादुई बेल से निकालकर उन्हें भी बेच देती है और मिले हुए पैसों से वो अपने लिए एक आलीशान घर बनवा लेती है जिसमें वो हंसी खुशी रहने लगती है। साथ ही वो जादुई बेल भी पहले की तरह लगी रहती है। रागिनी का नया घर देखकर मेघा किलस कर कहती है, मैंने तो इसकी सारी कद्दू की बेल खराब कर दी थी, फिर दोबारा कद्दू की बेल और ये नया घर कैसे बन गया? कोई बात नहीं, मैं दोबारा इसकी बेल खराब कर दूंगी। ऐसा कहकर रात होते ही मेघा जब उसकी जादुई बेल को फिर से उजाड़ने आती है तो वो बेल सांप बनकर उसके पैरों पर डस लेती है, जिससे वो शोर मचाकर गिर जाती है और आवाज सुनकर रागिनी बाहर आकर कहती है, मेघा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मर गई। मुझे बचा लो रागिनी, मुझे माफ करना। मैं तुम्हारे कद्दू की बेलों को दोबारा से खराब करने आई थी, माफ कर दो। इसका मतलब तुमने ही मेरी बेलों को खराब किया था? हाँ, मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती। मेरे पैर पर सांप डस गया है। तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ ना। तभी रागिनी जल्दी से अपनी आंगन से कुछ पत्तों को घिसकर जड़ी बूटी बनाकर उसकी सांप काटने की जगह पर लगा देती है, जिससे सांप का सारा जहर कट जाता है। मेघा को उसके किए की सजा मिल जाती है, जिसके बाद रागिनी उन सोने के कद्दुओं को बेचकर नरेश का इलाज करवाती है। पीहू भी स्कूल जाने लगती है। साथ ही वो गरीब लोगों को भी खाना खिलाकर जरूरतमंद चीजें देकर उनकी मदद किया करती थी।